नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले एक दो दिन में आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े इकोनॉमिक और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स आए। ये सभी अपडेट्स अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। इन सभी चेंजेस को समझने के लिए जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, मैं उन्हें साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करता चलूंगा। पहला अपडेट आ रहा है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी को राहत देते हुए एनबीएफसी रिस्क वेट को रोल बैक कर दिया है। आरबीआई के इस अपडेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिस्क वेट को समझना होगा। देखिए, बैंक लोन देता है और हर लोन बैंक के लिए एसेट है। दिए गए लोन पर बैंक को मिलता है इंटरेस्ट, पर हर लोन में कुछ ना कुछ रिस्क भी है। क्या पता कोई लोन डिफॉल्ट हो जाए। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक एनबीएफसी को कुछ कैपिटल होल्ड करना पड़ता है। यही कैपिटल रिस्क वेट एसेट यानी कि आरडब्ल्यूए है। अगर हम रिस्क वेटेड एसेट की डेफिनेशन भी पढ़े तो यही बात समझ में आती है। अ बैंक लोन एंड अदर एसेट वेटेड अकॉर्डिंग टू रिस्क टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इट मस्ट होल्ड। रिस्क वेटेड एसेट का एक फॉर्मूला भी होता है जिसमें ऊपर कैपिटल और नीचे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज किसी बैंक ने दो लोन दिए, लोन ए और लोन बी। लोन ए होम लोन है और लोन बी पर्सनल लोन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रिस्क ज्यादा है, होम लोन में या पर्सनल लोन में, तो आप बेसिक कॉमन सेंस से बता सकते हैं पर्सनल लोन में। जनरली जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर हमें इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ा लेना पड़ता है, और जहां पर रिस्क छोटा होता है वहां पर इंश्योरेंस अमाउंट कम रहता है। जितना बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट उतना बड़ा उसका प्रीमियम। बैंक के केस में प्रीमियम कैपिटल है और बैंक बचाना किसे चाहता है? अपने एसेट को, जो कि यहाँ पर लोन है। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें तो रिस्क वेटेड एसेट वो कैपिटल है जो बैंक को होल्ड करना पड़ता है अपने एसेट्स के रिस्क के लिए। आइए अब करंट न्यूज को समझ लेते हैं। अब हुआ क्या, बैंक कोविड में जमकर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लोन देने लगे। बैंक एनबीएफसी को थ्रू डायरेक्ट रूट और थ्रू इनडायरेक्ट रूट पैसा देते हैं। डायरेक्टली तो क्लियर ही है कि बैंक सीधा लोन दे देंगे, पर इनडायरेक्टली का मतलब यहाँ क्या है ये समझते हैं। देखिए, एनबीएफसी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डेट और बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाते हैं। अब बैंक इनमें भी हेविली इन्वेस्ट करने लगे। इस कारण एनबीएफसी एक्सपोजर बैंक की बैलेंस शीट में एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन के उभरा। अब आप कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है, दो प्रॉब्लम है। पहली, एनबीएफसी बैंक के कंपैरिजन में लो क्वालिटी बोरोवर को लोन देता है। हाई क्वालिटी बोरोवर को अक्सर बैंक से लोन मिल जाता है। इसी कारण एनबीएफसी के पास अधिकतर वही बोरोवर जाते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। इस कारण एनबीएफसी की लेंडिंग में रिस्क ज्यादा है। दूसरा, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो सबसे पहले डिफॉल्ट करते हैं रिस्की बोरोवर। उन्हें फाइनेंशियल टर्म्स में हम सब प्राइम बोरोवर भी कहते हैं। जैसे ही ये ईएमआई देना बंद करते हैं, एनबीएफसी के एनपीए बढ़ जाते हैं, और एनपीए बढ़ने का सीधा सीधा इंपैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है, क्योंकि एनपीए बढ़ने से प्रोविजनिंग बढ़ती है और जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एनबीएफसी के इन लोन्स का मेजोरिटी फाइनेंस बैंक के थ्रू होता है। एनबीएफसी के एनपीए बढ़ने का मतलब है बैंक का इनडायरेक्टली एनपीए बढ़ना। इस कारण बैंक एनबीएफसी को एडिशनल फंड देना बंद कर देते। इस पूरे केस में इशू ही यही है, बैंक ड्यू टू वेरियस रेगुलेटरी रीजंस खुद तो रिस्की बिजनेस कर नहीं सकते, तो वो रिस्की बिजनेस करने के लिए एनबीएफसी को पैसा देते हैं। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो बैंक और एनबीएफसी दोनों जम के प्रॉफिट कमाते हैं, पर जैसे ही डाउन टर्न आता है एनपीए बढ़ने लगते हैं और एनबीएफसी के लिए कैपिटल सोर्स ड्राई अप होने लगते हैं, जबकि डाउन टर्न में उन्हें सबसे ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। बैंक को एनबीएफसी को लोन देने से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और एनबीएफसी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंक से मिलती है, वो है उसका रॉ मटेरियल यानी कि कैपिटल। पर बैंक और एनबीएफसी के इस रिलेशन में प्रॉब्लम तब आती है जब एनबीएफसी के बोरोवर पैसा देना बंद कर देते हैं। इससे एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एनबीएफसी के पास ना बोरोवर से पैसा आता है और ना ही बैंकर से, बिकॉज बैंकर अब एडिशनल रिस्क नहीं लेना चाहता। इस पूरी साइकिल में और एनबीएफसी की डिपेंडेंसी बैंक में घटाने के लिए आरबीआई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम 16 नवंबर 2023 में उठाया। उन्होंने करा क्या? उन्होंने 16 नवंबर 2023 के बाद एनबीएफसी का रिस्क वेट 25 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा दिया।
इससे हुआ क्या, बैंक जो लोन एनबीएफसी को देने लगे उसके लिए एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ने लगी। अब आरबीआई ने अपने इसी स्टेप को रिवर्स कर दिया है। कारण है एनबीएफसी को मिलने वाला बैंक लोन में भारी कमी। आप ये पूरा डेटा ग्राफ में देख सकते हो। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में लोन ग्रोथ काफी कम हो गई है। अगर हम दिसंबर का ही आंकड़ा कंपेयर करें तो दिसंबर में ये आंकड़ा 15% की ग्रोथ का था। अब ये ग्रोथ मात्र 6.7% रह गई, जो कि काफी कम है। वैसे भी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर लिक्विडिटी की भारी कमी से जूझ रहा है और ऐसे टाइम पे आरबीआई का ये रोल बैक एनबीएफसी के लिए ओवरऑल बैंक क्रेडिट ग्रोथ में भी काफी नरमी देखी गई है। ये स्लो हो गई है 11.2% तक। इससे पहले सेम पीरियड में ये 20% हुआ करती थी। द रिस्टोरेशन ऑफ लोअर रिस्क वेट फॉर बेटर रेटेड NBFC will improve the credit flow from bank to NBFC while being immediately beneficial for the capital ratio। अब इस पूरी न्यूज में ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये पूरा स्टेप सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा बेटर रेटेड NBFC को। का मतलब जिस NBFC की रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसे उतना जल्दी लोन मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही 5 बैंकों में 20% स्टेक बेचने की तैयारी कर रही है। ये बैंक हैं यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सभी बैंकों में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 75% से भी अधिक है। इन्हीं 5 बैंकों में गवर्नमेंट क्यों स्टेक सेल कर रही है, आखिर क्या है इसका रीजन? देखिए, इसके पीछे का कारण है सेबी का एमपीएस। एमपीएस मींस मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। इस रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम फ्री फ्लोट ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी कम से कम 25% होना चाहिए। कहने का यह मतलब है कि प्रमोटर किसी भी कंपनी में 75% तक स्टेक होल्ड कर सकता है, बाकी 25% फ्री फ्लोट होना चाहिए। अब अगर इसी रूल को हम इन 5 बैंक में लगाएं तो फिलहाल ये रूल अभी तो वायलेट हो रहा है, बिकॉज यूको बैंक में तो सरकार के पास 95% तक हिस्सेदारी है, जबकि इंडियन ओवरसीज में यह हिस्सेदारी 96% तक जाती है। सेबी ने गवर्नमेंट बैंक्स को एक वेवर दिया हुआ है और ये वेवर अगस्त 2026 तक है। इस वेवर के तहत सरकार अगस्त 2026 तक अपनी हिस्सेदारी 75% इन बैंकों में ला सकती है। अब इन बैंक्स के पास 2 ऑप्शन है। पहला तो है QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और दूसरा है OFS, ऑफर फॉर सेल। गवर्नमेंट सोर्स का कहना है कि गवर्नमेंट OFS के थ्रू इनमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, क्योंकि QIP में नए शेयर इशू करने पड़ते हैं और पैसा कंपनी के पास जाता है, जबकि OFS में ये पैसा प्रमोटर के पास जाता है और प्रमोटर OFS में अपने शेयर डायरेक्टली मार्केट में सेल करता है और जो भी कमाई होती है वो उसके पास जाती है इंस्टेड ऑफ कंपनी। सरकार मानती है कि PSB अभी वेल कैपिटलाइज्ड है, इसीलिए उन्हें पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि गवर्नमेंट को अपने अन्य खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता है। अगली 2 न्यूज काफी छोटी छोटी हैं। अगली न्यूज ये है कि आरबीआई ने स्मॉल वैल्यू लोन की सीलिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 30 करोड़ तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने 24 फरवरी को एक सर्कुलर रिलीज करा, इसमें उन्होंने अपर सीलिंग बढ़ाई है। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपने एग्रीगेट लोन्स और एडवांसेस का कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन्स के रूप में देना है, और ये टारगेट उनको 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तक मीट करना है। आरबीआई समय समय पर ये लोन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर यह बात भी जानना इंपॉर्टेंट है, किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एग्रीगेट एक्सपोजर हाउसिंग, रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट में 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये एक कंडीशन में 15% तक जा सकता है, वो है प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन। तो अगर किसी यूसीबी ने 5% एक्स्ट्रा लोन दिए हैं तो वो सारे लोन प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन्स होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माइक्रो फाइनेंस का पूरा सेक्टर आजकल ट्रबल से गुजर रहा है। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो इन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट ये श्रंक हो गया है 3.5% से, और अब ये पूरी लोन बुक 3.85 ट्रिलियन पर सिमट गई है। इससे पिछले क्वार्टर में ये लोन बुक 4.8 ट्रिलियन रुपीस की थी। ये दिखाता है ऑल इज नॉट गुड फॉर मिडिल क्लास, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस के लोन स्मॉल और मिडिल क्लास के लोगों को दिए जाते हैं। ये लोन काफी छोटे पॉकेट साइज के होते हैं। इसमें रिडक्शन आना ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में कंजम्पशन काफी घटा है। इसके अलावा केवल लोन डिसबर्समेंट में कमी नहीं आई है, इसके साथ साथ ओवर ड्यू लोन्स का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिक्विडिटी और क्रेडिट क्वालिटी
क्वार्टर 4 में इंप्रूव होगी, बिकॉज क्वार्टर 4 में गवर्नमेंट और आरबीआई ने मल्टीपल स्टेप्स लिए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पोर्टफोलियो में 3.8% का डिक्लाइन है, जबकि बैंक्स के पोर्टफोलियो में 5.5 और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये डिक्लाइन और भी ज्यादा बढ़ जाता है 11%। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब फाइनली एक एमसीक्यू, इंडियन स्टेट हैज फास्टेस्ट जीएसडीपी ग्रोथ रेट इन लास्ट डिकेड। जीएसडीपी इज लाइक जीडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। केरला, बिहार, पंजाब, राजस्थान। अब मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।